नमस्ते, टून वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माँ ये लो माचिस। माँ बाहर बहुत ठंडी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी सही नहीं लग रहा। आज आप कंबल निकाल ही तो। माँ मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। माँ जी, बच्चे देखो कैसे ठंड में कांप रहे हैं। चलिए लैंप जलाकर आज जल्दी से कंबल निकाल लेते हैं। शीतल लैंप जलाकर संदूक से अपनी सास के साथ मिलकर 2 कंबल निकालती है जो कि एक फटा होता है। माँ जी, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही कंबल हैं, जिसमें से एक फटा है और एक छोटा सा है। इन 2 कंबल से इतने बड़े परिवार का क्या होगा? बहू, अभी तो ठंड शुरू हुई है, ज्यादा ठंड नहीं है, ये 2 कंबल काफी हैं। और ठंड बढ़ने से पहले मैं विनोद से कहूंगी कि वो 1 कंबल और ले आए। इतना बोलकर सुमित्रा छोटा वाला कंबल दोनों बच्चों को और अपने विकलांग बेटे को ओढ़ने के लिए दे देती है। तो वहीं बड़े वाले कंबल में सास, बहू, ससुर और बेटा विनोद लेकर बैठ जाते हैं। चाचू, इस कंबल में भी मेरी ठंड नहीं जा रही है। आज तो बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठंड। देखो ना, ठंडी ठंडी हवा खिड़की और दरवाजे से होकर आ रही है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है, फिर हमारे पास भी नया कंबल होगा। ठंड से थरथराते पूरा परिवार जैसे तैसे सो जाता है और आधी रात को आंधी तूफान तेज हो जाती है। तेज तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से सुमित्रा की घास की बनी झोपड़ी की छत जगह जगह से टूट जाती है और बारिश का पानी घर में आने लगता है। हे भगवान, इस छत को भी अभी टूटना था। बारिश के पानी के छींटे कितनी ज्यादा तादाद में घर में आ रहे हैं। माँ, पापा, भाभी, घर के उस कोने में चलते हैं, वहां बारिश का पानी नहीं आ रहा है। हम वहीं पर बैठकर सब रात गुजार लेंगे। इस तरह पूरा परिवार कंबल ओढ़कर दीवार के सहारे टेक लगाकर सारी रात ठंड सहता है। अब जैसे ही सुबह थोड़ी सी बारिश कम होती है, विनोद, सुमित्रा और शीतल अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही सुमित्रा लॉन्ड्री पहुंचती है, वहां का मालिक सुमित्रा से कहता है, अरे सुमित्रा बहन, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठंड आ चुकी है। अब ठंड में सर्दियों के कपड़े आते हैं और सर्दियों में तो तुम्हारे हाथों में सूजन आ जाती है। तुम सर्दियों के कपड़े साफ नहीं कर पाती और मैं मुफ्त में किसी को पैसे नहीं दे सकता, इसलिए तुम सर्दी खत्म होने के बाद आ जाना। मालिक, ऐसा मत करो, अचानक से ठंड बढ़ गई है, बाहर तेज बारिश हो रही है। इस बार ठंड में न सिर्फ ठंड का कहर हम गरीब पर टूटा है, बल्कि बारिश का भी कहर हम पर टूट चुका है। मालिक, ऐसे में थोड़ा रहम खाओ। माफ करना सुमित्रा बहन, पर मैं मुफ्त में किसी को तनख्वाह नहीं दे सकता। सुमित्रा हाथ जोड़कर विनती करती है, पर मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर बारिश नहीं रुकती और बारिश की वजह से पूरे परिवार को अपने टूटे घर के एक कोने में फटे कंबल में ठंड गुजारनी पड़ती है। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगती है, जिस वजह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो शीतल कोठी जा पाती है और ना ही मजदूरी करने के लिए विनोद। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब तो घर के अंदर बारिश का पानी आ रहा है। आखिर आप सब के साथ मिलकर कब तक बारिश का पानी घर से निकालेंगे? ये पानी बहुत ठंडा है। बच्चों, बस कुछ दिन की बात है, जैसे ये बारिश रुकेगी हम कंबल भी ले आएंगे और अपने घर की मरम्मत भी करवाएंगे। 2 दिन हो गए मैं मजदूरी के लिए नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो इस बारिश की वजह से काम बंद हो जाए। बहू, अब तेरी ही नौकरी पर ये घर चलेगा। बारिश के चलते अभी विनोद को कहीं मजदूरी नहीं मिलेगी और मुझे भी मालिक ने काम से निकाल दिया है। अगर तू भी इस घर में रहेगी बारिश के चक्कर में, तो कहीं मालकिन तुझसे भी नाराज ना हो जाए। सुमित्रा के कहने पर शीतल बारिश में भीगती हुई अपनी मालकिन के घर जाती है, जहां उसकी मालकिन उस पर भड़कने लगती है। अब आई हो तुम, 2 दिन कहाँ थी? घर का काम कौन करेगा? फ्री की पगार चाहिए, 2 दिन के पैसे काटूंगी मैं तुम्हारे। वो मालकिन, बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और घर के हालात थोड़ी ठीक नहीं थे, माफ करना, पर मैं कल से टाइम पर आऊंगी। बारिश और ठंड तो बस बहाना है, पर अगर कल भी तुम लेट आई ना, या अब तुमने छुट्टी करी, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। रिया शीतल को डांट तो देती है, पर जब ये देखती है कि शीतल पूरी भीगी हुई है, तो वो उसे तौलिया और गर्म कपड़े लाकर देती है और उससे कहती है, इतनी ठंड हो रही है बाहर, ये नहीं कि कोई शॉल या स्वेटर पहन कर आओ। ये लो, ये कपड़े पकड़ो और जाते हुए शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ स्वेटर लेती जाना। मेरे घर में कुछ खराब स्वेटर रखे हैं।
शुक्रिया मालकिन, मुझ गरीब की हालत समझने के लिए। शीतल कपड़े बदल के घर के सारे काम खत्म कर लेती है और जब वो अपने घर के लिए निकलती है तो देखती है कि अब भी बारिश हो रही है और पूरे रोड पर पानी भर गया है। पर उसे अपने घर परिवार की चिंता सताती है, इसलिए वो भीगती हुई बारिश में अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर में थोड़ा थोड़ा पानी भरा है और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। बच्चों बीमार मत पड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। बहू तू कितना कांप क्यों रही है? बहू तू तो पूरी गीली है। बहू तेरी भी तबीयत खराब हो जाए इससे पहले तू कंबल में बैठ जा, मैं आग जला देती हूँ। और कल तुझे कोठी पर जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले सुबह होते ही दवाई लेकर आएंगे। नहीं माँ जी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं कल मालकिन के घर जरूर जाऊंगी। अगर मैंने कल भी छुट्टी करी तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी और ये घर मेरी ही नौकरी की वजह से चल रहा है। नहीं बहू, मैं तुझे इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी, तेरे बदले कल मैं जाऊंगी। अपने टूटे हुए घर में एक तसले में सुमित्रा आग जला लेती है और ईंट के ऊपर उसे रखकर पूरा परिवार कंबल ओढ़कर हाथ तापता है। अगली सुबह शीतल अपने दोनों बच्चों के साथ बीमार हो जाती है, तो वहीं भीगते हुए सुमित्रा मालकिन के घर जाती है, जहां सुमित्रा को देख रिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तुम नौकरों को थोड़ी सी सहानुभूति क्या दे दो, तुम सर पर बैठ जाते हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम दोनों सास बहू का काम न करने का बहाना। बस नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, इस गरीब सास बहू पर ठंड और बारिश का कहर टूटा है, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है, वरना मेरी बहू काम के मामले में कभी भी आलस नहीं करती। मैं तुम्हारी यहाँ कहानी सुनने नहीं बैठी हूँ, जल्दी से काम पर लग जाओ और पहले छत से कपड़े उतार के ले आना, बारिश हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे। सुमित्रा रिया के घर में काम करके अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू और दोनों बच्चे बुखार से तप रहे हैं। माँ, शीतल और बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, हमें अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। पर बेटा, बहू को जो पगार मिली थी उससे तो राशन का सामान आ गया, दवाई के लिए तो पैसे नहीं है। तो क्या हुआ माँ, हम सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं। दादी, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। शीतल और बच्चों की बिगड़ी तबीयत देख पूरा परिवार सरकारी अस्पताल जाते हैं, परंतु वहां पहले से ही इतने मरीज होते हैं कि डॉक्टर उनका इलाज करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो सब एक प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। पर वहां भी डॉक्टर पहले उनसे पैसे भरने को कहता है और पैसे न भर पाने की वजह से हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, तू हम गरीब से क्या चाहता है? अरे थोड़ी तो रहम कर। अगर मेरी बहू पोते पोती को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। पूरा परिवार बारिश में अस्पताल के दरवाजे पर बैठकर रो रहा होता है। तभी वहां रिया आती है और उन सभी को अस्पताल के अंदर ले जाती है, जहां वो डॉक्टर को इलाज के पैसे देती है और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। बेटा, तुम इस बारिश और ठंड में फरिश्ता बनकर आई हो, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? माफ करना माता जी, गुस्से में आकर मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आपके जाने के बाद मेरे बेटे ने बताया कि आप उसके दोस्त की दादी हैं। मेरा बच्चा आपके बच्चे के साथ एक ही ट्यूशन में पढ़ता था, पर पैसे की तंगी की वजह से बच्चों ने ट्यूशन आना छोड़ दिया और मेरे बेटे ने आपकी हालत के बारे में बताया। और जब मैं आपके घर गई तो मैंने देखा आपके घर की छत टूटी हुई है, खिड़की दरवाजे भी नहीं है और आप सब घर में नहीं थे। तो पड़ोसियों से पता करने पर पता चला कि आप सब हॉस्पिटल आए हैं। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। शीतल अच्छी मैं नहीं, अच्छी तो तुम हो, जो ऐसी हालत में भी तुम मेरे घर आई और तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की। मुझे माफ कर दो, मैंने जो आपके साथ किया। मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं था। मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ पर बुरी नहीं हूँ। इस तरह रिया शीतल और सुमित्रा के परिवार की मदद करती है और उन्हें कुछ पैसे देती है, जिससे शीतल अपने घर की मरम्मत करवाती है और ठंड से बचने के लिए कुछ रजाई खरीदती है। बेटा राजू, तुम आवाज मत निकालना, बाहर कोई जंगली जानवर है। अगर हमारे पेड़ के घर के अंदर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा, सबको मार देगा। लोमड़ी के गुर्राने की आवाज। माँ जी, मुझे तो लगता है कि बाहर लोमड़ी भी है, ऐसे में हमारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हमने बाहर चूल्हे पर अपना खाना रखा हुआ है, कहीं जानवर हमारा खाना खराब न कर दे। बहुत मुश्किल से हमें वो खाना मिला था। 2 दिन से तो वैसे ही हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। लगता है इन जंगली जानवरों की वजह से आज की रात फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। आप सभी शांत हो जाइए, शांति बनाए रखने से शायद जो भी जानवर है वो भाग जाए। कुछ देर शांत रहने के बाद जानवरों की आवाज बंद हो जाती है। लगता है सभी जानवर चले गए, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। रुक जाओ माँ, बाहर खतरा हो सकता है, मैं जाता हूँ।
मोहित अपनी माँ के आगे आगे चलता है और उसकी माँ पीछे पीछे। मोहित जैसे ही पेड़ के घर से बाहर आता है, बाहर कोई भी नहीं होता। ममता और मोहित बाहर चूल्हे पर रखा हुआ खाना उठाकर पेड़ के घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद पूरा गरीब परिवार खाना खाना शुरू करता है। माँ अभी भी पेट नहीं भरा और खाना खिलाओ मुझे। हाँ बेटा, खिला रही हूँ। श्वेता राजू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो इस परिवार को पेड़ के घर के अंदर रहना पड़ रहा था। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलकर कहानी शुरू से जानते हैं। बहू कुछ खाने के लिए है तो कुछ बना लो। नहीं माँ जी, सारा राशन खत्म हो गया, आखिर क्या बनाऊं? घर में राशन का एक दाना नहीं था, जिसके चलते श्वेता और ममता दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थी। इतने में उदास चेहरा लिए मोहित घर पर आता है। अच्छा हुआ आप आ गए, घर में राशन खत्म हो गया, राशन ला दीजिए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, राशन लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, उनकी कंपनी बंद हो गई है। ये भगवान, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। बिना नौकरी के मकान का किराया कैसे जाएगा, राशन कैसे आएगा? माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बनाऊंगी बेटा, थोड़ा सब्र करो, अभी कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। श्वेता सूखे चावल बना रही होती है कि तभी मकान मालिक घर आता है। अरे ओ मोहित, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर किराया दे दिया कर, लेकिन तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती। तूने 3 महीने से मेरे इस घर का किराया नहीं दिया है, इसलिए अब इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाओ और कहीं और ढूंढ ले। साहब, आज ही मेरी नौकरी छूटी है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा। मेरी थोड़ी सी इज्जत रखिए। मैं मकान खाली नहीं करना चाहता, लेकिन कल ही मैं आपको किराया दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर कल तक मेरे पास किराया नहीं आया तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अभी तो जा रहा हूं मैं। शेखर इतना कहकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद मोहित को बहुत बुरा लगता है। वहीं श्वेता भी परेशान हो जाती है। ठंड से बचने के लिए उन लोगों के पास रजाई बिस्तर भी नहीं थे। माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। कुछ भी नहीं है बेटा, मेरा पल्लू ओढ़ लो। श्वेता अपने बेटे को अपना पल्लू देती है। और कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करते रहना होगा हमें? परेशान मत हो बहू, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार रात में ठंड से कांपते हुए सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती। मोहित भी सारी रात यही सोचता है कि अगले दिन में मालिक को पैसे कहां से दूंगा। अगला दिन शुरू होता है और सवेरे ही शेखर किराया लेने आ जाता है। मैंने कहा था ना, कल सुबह ही मुझे किराया चाहिए। ला निकाल किराया। मालिक, शाम तक का समय तो दे दीजिए बस। कभी शाम तो कभी अगला दिन। अब तो तुझे यह घर खाली करना ही होगा। अब मैं तुझे यहाँ नहीं रुकने दूंगा। ऐसा कहकर शेखर उसे घर से निकाल देता है। बेचारा गरीब परिवार ठंड में यहाँ वहाँ ठोकर खाने लगता है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें ठंड से बचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होगा, जो हमें जंगल में ही मिलेंगी। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो जंगल में चलकर लकड़ियाँ काटते हैं। इस तरह पूरा परिवार जंगल में आता है और लकड़ियां काटना शुरू करता है, जिससे वह रात भर लकड़ी जलाकर गुजारा कर सके। लेकिन जंगल में उन्हें लकड़ियां काटते हुए एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसके अंदर गुफा की तरह बना होता है। माँ जी, मैंने इतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा, इसके अंदर क्या हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बहू। श्वेता ममता की बात सुनकर पेड़ के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद वह देखती है कि पेड़ अंदर से बहुत बड़ा है, एक घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा। ये पेड़ तो सच में बहुत बड़ा है और अंदर से पूरा खोखला है। इतने बड़े तो घर भी नहीं होते, काश कि हम इसी में अपना घर बना लेते। तभी बाहर बारिश होने लगती है और पूरा परिवार पेड़ के अंदर आ जाता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो इस पेड़ को अपने घर लायक बना सकते हैं। सही बोल रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा तो हमारा घर तैयार हो जाएगा। इस तरह दोनों बेटा और पिता मिलकर पेड़ के अंदर ही अपना घर तैयार करते हैं। वह पेड़ के अंदर घर बना तो लेते हैं, लेकिन उनके पास ठंड से बचने के लिए न रजाई होती है और ना ही बिस्तर। ये भगवान, यहाँ तो ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से हमारे पास रजाई बिस्तर भी नहीं है। काश की रजाई या कंबल ही होता तो भी गुजारा हो जाता। मुझे तो खाना खाना, मुझे भूख लगी है। राजू के भूख भूख चिल्लाने की वजह से माँ और पिता दोनों को दया आ जाती है। 2 दिन से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, चलो जी जंगल में ही कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं। श्वेता और मोहित बाहर आते हैं। वह जंगल में जंगली सब्जियां और फल लेकर आते हैं।
एक काम करती हूँ, यहाँ पर चूल्हा बनाकर इस सब्जी को पका लेती हूँ, इसे ही हम लोग खा लेंगे। श्वेता ऐसे बोलकर चूल्हा बनाती और सब्जी चढ़ा देती है। इसके बाद अचानक से जानवरों की आवाज से पूरा परिवार पेड़ के घर के अंदर चला जाता है। ये तो मामूली सी बात थी, जंगल में जानवरों का आना। जब जानवर चले जाते तो वह पेड़ के घर से बाहर आते और अपना खाना लेकर वापस पेड़ घर के अंदर चले जाते। कुछ भी कहो, लेकिन जंगली सब्जियां स्वादिष्ट बहुत हैं। हाँ बहू, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हम लोगों को कुछ खाने को मिल गया। सब लोग श्वेता का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उस रात वो सो जाते हैं। इस तरह जंगल के अंदर पेड़ के घर में रहते हुए वह जंगल की परेशानियों का सामना करना सीख जाते। एक दिन जंगल में गांव का सरपंच दूसरे गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक से जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। अरे वहाँ देखो, एक भयंकर शेर उस आदमी को मारने वाला है, हमें उसको बचाना होगा। मोहित कुदाल ले आता है और वहां जाकर सरपंच को शेर से बचा लेता है। उसकी बहादुरी देखकर सरपंच खुश हो जाता है। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम लकड़हारा हो? नहीं सरपंच जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। बस ठंड में फिलहाल अपने गरीब परिवार के साथ पेड़ के घर में गुजारा कर रहा हूँ। पेड़ का घर सुनते ही सरपंच हैरान रह जाता है, जिसके बाद मोहित सरपंच को अपना गरीब पेड़ का घर दिखाता है। उनकी ये परेशानी देखकर सरपंच उन्हें कहता है, तुमने अपनी बहादुरी से मेरी जान बचाई और मेरा साथ भी दिया, इसलिए मैं तुम्हें गांव में अपनी जमीन पर एक घर बना कर दूंगा जिसमें तुम आराम से रह लेना। ये सुनते ही मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर सरपंच के पैरों को छूता है। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच वहां से चला जाता है। अगले ही दिन गांव के लोग उन्हें जंगल से लेने आते हैं। गांव में अब सरपंच द्वारा उनके पास खुद का घर होता है, लेकिन उनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म रजाई बिस्तर नहीं थे। रात भर उन्हें ठंड में ही परेशान होना पड़ता है। एक दिन सरपंच मोहित और उसकी पत्नी श्वेता को अपने पास ही काम पर लगा लेता है। यह मेरे खेत है और आज से तुम्हें जंगल में पेड़ के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। मेरे खेतों की देखभाल करना और उनकी रक्षा करना, इसके चलते मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करूंगा। सरपंच जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे भी बता दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगी। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक काम है। मेरी बूढ़ी माँ है, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। अगर तुम उनकी देखरेख अच्छे से करोगी तो मैं बदले में तुम्हें हर महीने तनख्वाह देता रहूंगा। इस तरह श्वेता को भी सरपंच के पास काम मिल जाता है। वह दोनों ठंड में काम भी करते हैं और मेहनत करके पैसा कमाते। अपनी मेहनत के पैसों से वह एक रजाई, बिस्तर, कंबल खरीद कर लाते हैं। साथ में एक हीटर भी लेकर आते हैं। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वो भी दिन थे जब हमने जंगल में रहकर बहुत ही मुसीबत का सामना किया। इस तरह गरीब बहू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।